आखिरी सच एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में ही हम ये देखते हैं कि जब भुवन बेहोश हो गया था, इसको देखने के लिए डॉक्टर आता है। थोड़ी देर के बाद होश आने के बाद भुवन बात करने लगता है और वो भी अपनी आवाज में। ये देखकर सारे परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि भुवन की आवाज दोबारा लौट कर आ गई। प्रेजेंट डे पर वो चमत्कारी बाबा अन्या से और कुछ डिटेल्स बताने लगता है कि एक्चुअली भुवन की फैमिली पहले भोजपुरा में रहती थी। कुछ दिनों बाद इनकी फैमिली किशन नगर आ गए, बहुत बड़े घर में। एक दिन जब भुवन अपने बड़ी दीदी के पास जाकर अंशिका के बारे में पूछने लगता है कि अंशिका कहाँ पर है, तो इसकी बड़ी दीदी कविता अंशिका को लेकर थोड़ी परेशान सी रहती है, क्योंकि अंशिका काफी दिनों से जॉब की तलाश में होती है। इसको जॉब ही नहीं लग रही, बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी है, आजकल कुछ गुमसुम सी रहती है, परेशान सी रहती है। सोते समय भुवन के दिमाग में यही बात चलती रहती है, इसकी घर की परेशानी। और कुछ दिनों बाद हमारे देश में जब नोटबंदी हुई थी, उस वक्त कुछ लोगों को काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्पेशली जो लोग ब्लैक में पैसे रखते थे वो लोग। सो एक दिन महिपाल के आदमी आदेश को डराने धमकाने लगे कि फटाफट से हमारे पैसे लौटा दो, और ये चीज भुवन देख लेता है। आदेश घर वापस आने के बाद भुवन आदेश से इसी के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग कौन थे और आपको क्यों डरा धमका रहे थे। आदेश जो हुआ बताने लगता है कि 20 लाख रुपए कर्जा लिया था। तो रात होने के बाद दोबारा भुवन के दिमाग में यही बातें चलती रहती है, अपने घर की परेशानियाँ। सोते समय भुवन अपने ख्वाब में अपने पिताजी की तलाश करते रहता है, लेकिन इसके पिताजी कहीं पर भी नजर नहीं आते। सुबह होने के बाद भुवन यही बात अपनी बीवी से कहने लगता है कि कल रात मुझे वही सपना आया, सपने में मेरे पिताजी नजर नहीं आए। तो इस बात से भी परेशान होता है भुवन। तो इसी परेशानी से दूर होने के लिए भुवन एक दिन वो चमत्कारी बाबा के पास गया। सारे लोग जाने के बाद भुवन बाबा के पास जाकर अपनी सारी कहानी बताने लगता है, और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से इसके पापा ख्वाब में नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि मेरे पापा मुझे दोबारा छोड़कर चले गए। तो ये बाबा भुवन को थोड़ी अच्छी बातें बताकर एक अंगूठी देकर इस अंगूठी को तकिए के नीचे रखकर सोने के लिए कहता है। एक दिन भुवन की फैमिली बस ऐसे ही किसी तालाब के पास जाते हैं स्विमिंग वगैरह करने के लिए। अब बेचारा भुवन किनारे पर ही बैठा रहता है। आदेश भुवन से कहने लगता है, अरे जाओ जाओ तुम भी जाकर स्विमिंग कर लो। तो अपने बड़े भाई की बात को ना टालते हुए भुवन भी स्विमिंग करने लगता है उस तालाब में। स्विमिंग करते समय भुवन को दोबारा वही ख्वाब नजर आने लगता है। अपने ख्वाब में भुवन दोबारा अपने पापा को ढूंढते रहता है। इसी दरमियान में भुवन अनकॉन्शियस होने लगता है, पानी में डूबने लगता है, कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश भी हो जाता है। तभी भुवन को उसके ख्वाब में इसके पापा नजर आते हैं, कहने लगते हैं कि मैं यही हूँ भुवन। ये ख्वाब देखने के बाद भुवन होश में आकर बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद से भुवन के घर में कुछ अच्छी चीजें होने लगती है, जैसे अंशिका की जॉब लग जाती है। आदेश के बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उसके बेटे को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। भुवन की पत्नी भुवन के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि कल तुमने कहा कि एडमिशन मिल जाएगा, तो आज उसे एडमिशन मिल गया, क्या किया तुमने? भुवन कहने लगता है, मैंने नहीं, पापा ने किया। पापा ने कहा था अब सब ठीक कर देंगे। और कुछ दिनों बाद भुवन अपने खुद की हार्डवेयर की शॉप खोल लेता है, और कुछ दिनों बाद इनकी फैमिली एक कार भी खरीद लेते हैं। इस तरह से इनकी फैमिली में खुशियों की बारिश होने लगती है, सारे मुसीबतें टल जाती है। सो प्रेजेंट डे पर वो बाबा जी अन्या से यही बात कहने लगता है कि एक दिन भुवन मेरे पास आकर यही बात कहने लगा कि अब पापा इसके साथ है, इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। अन्या पूछने लगती है, क्या तुमने उनकी फैमिली को भटकाया नहीं सुसाइड करने के लिए? बाबा कहने लगता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मैं इसको अच्छी बातें बताता था, प्रवचन देता था। खैर रात होने के बाद जब अन्या अपने रूम में सो रही होती है, तो आधी रात को इसकी नींद टूट जाती है। जब अन्या बस ऐसे ही विंडो के पास जाती है, तो विंडो के जरिए से अन्या ये देखती है कि इसकी बचपन की फ्रेंड नदी में डूब रही है। अन्या चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके गले से आवाज ही नहीं आती। बाद में पता चलता है ये सब कुछ इसका एक नाइटमेयर होता है। दूसरे दिन अन्या और उसकी टीम वापस दिल्ली आ जाते हैं। जब अन्या अपने घर आती है, तो इसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ बेड पर मौजूद होता है। बाद में अन्या इसके हस्बैंड से इसी के बारे में पूछने लगती है कि मैं 4 दिन क्या शहर में नहीं रही, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चिल कर रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अन्या और उसका हस्बैंड बस नाम के लिए हस्बैंड वाइफ है, इनकी दोनों की जिंदगी टोटली अलग है। तो इसी बातों ही बातों में अन्या का हस्बैंड अन्या से कहने लगता है, ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर चले जाता हूँ। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ राघव को उस बाइक का नंबर मिल जाता है जिस रात वो बाइक
भुवन के घर आई थी, फटाफट से इस बाइक के बारे में पता करने के लिए कहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अमन उस बच्चे से मुलाकात करता है, किशोर। इसको आइसक्रीम वगैरह खिलाकर उस फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो ये बच्चा एक दिन का इंसिडेंट बताने लगता है कि भुवन अंकल के ऊपर दादाजी आया करते थे। जब भी दादाजी भुवन के शरीर में आते, सारी फैमिली उनके सामने बैठी रही थी। मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखा। दूसरी तरफ डीएसपी आन्या को अपने कैबिन में बुलाकर इसको बहुत डांटने लगता है, क्योंकि आन्या ने अपनी सारी टीम को फ्लाइट के जरिए से दिल्ली वापस ले आती है और इसी तरह केस में कोई प्रोग्रेस नहीं। इन्होंने जो बाबा को पकड़ा वो तो क्लियर है, इस केस का इसका कोई लेना देना ही नहीं। तो आन्या कहने लगती है, सॉरी सर, मेरी ही गलती है, मैं ही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही हूँ। आप दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो, मैं इस केस से निकल जाऊंगी। दूसरी तरफ अमन चोरी चुपके भुवन के घर में आता है और जब इस घर में कुछ तलाशी ले रहा होता है तो इत्तेफाक से इस घर में राघव होते हैं। फटाफट से अमन को हिरासत में ले लेते हैं। दूसरी तरफ आन्या जब इसी केस के बारे में सोच रही होती है तो आन्या को कुछ चीजें खनकने लगती है। फटाफट से किसी पुलिस वालों को कॉल करके भुवन की फैमिली जिस जगह पर रहती थी, मतलब पुराने घर में रहती थी, वहाँ का एड्रेस पता करके, मतलब भोजपुर का एड्रेस पता करके वहाँ पर जाकर देखती है। वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इस तरफ राघव अमन को पुलिस स्टेशन लाकर इसी बाइक के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि ये बाइक और किसी की नहीं अमन की होती है। पूछने लगता है कि उस रात तुम अंशिका के घर क्यों गए थे। तो अमन कहने लगता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट होने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों किसी होटल में मुलाकात करेंगे और उस रात अंशिका 7 बजे आने वाली थी लेकिन आई नहीं। मैंने सोचा शायद अपसेट हो गई होगी, तो इसी के बारे में पता करने के लिए मैं अपनी बाइक लेकर अंशिका के घर चला गया। जब मैं अंशिका के घर में गया तो फटाक से उस एरिया की पावर चली गई, लेकिन तभी मैंने ये ऑब्जर्व किया लाइट जाने के बावजूद भी घर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। धीरे धीरे जब मैं अंदर गया तो सारे परिवार वाले लटक रहे थे। मैं तो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। उसके बाद अमन ये भी कहने लगता है कि मुझे ये बात पता चली कि भुवन के शरीर में उसके पिताजी आया करते थे। सारे परिवार वाले भुवन के सामने बैठकर कुछ लिखते थे, भुवन कुछ मंत्र पढ़ते था। अब पुलिस वालों को उस घर में कुछ रजिस्टर्स मिलते हैं। तो जब आन्या इस रजिस्टर को पढ़ने पर इसमें ये लिखा होता है कि सारे परिवार वाले 4 बजे उठकर पेड़ के सामने बैठकर पूजा करना होगा। अब ये रजिस्टर जब लिखा था उस वक्त इनकी फैमिली भोजपुरा में थी, ना कि किशन नगर में, जिसका मतलब ये रजिस्टर्स भुवन ने लिखा, ना कि उसके पिताजी ने। और उसी तरह पेड़ नए घर में था, ना कि पुराने घर में। आन्या और उसकी टीम फटाफट से दोबारा भुवन के घर जाकर बाकी रजिस्टर को ढूंढने लगते हैं। तो फाइनली और कुछ रजिस्टर्स आन्या को मिल ही जाते हैं। भुवन ने इन रजिस्टर्स को अपने डॉग के केज के नीचे छुपा के रखा होता है। इस तरह से ये 4th एपिसोड खत्म होता है।